हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10-0 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट पीएससी लिमिटेड एपिसोड 94। आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज के कार्यक्रम में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि 3 साल पहले लोढ़ा कमेटी ने 113 प्रॉपर्टियां मात्र 83 करोड़ में बेचने का प्रयास किया या बेच दी थी उस समय, और जनलोक प्रतिष्ठान ने उस पर आपत्ति लगा दी, ऑब्जेक्शन लगा दिया, जिससे वो जो कम दाम में प्रॉपर्टी बिक रही थी वो बच गई। ये आपका फायदा हो गया क्योंकि वो बहुत ही कीमती प्रॉपर्टी थी और उसको मात्र 83 करोड़ में बेचा जा रहा था। 113 प्रॉपर्टियां मात्र 83 करोड़ में बेची जा रही थी आज से 3 साल पहले। उसे जनलोक प्रतिष्ठान द्वारा बचा लिया गया, ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने बचा लिया। लेकिन अब आपको थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि उन्हीं संपत्तियों पर पिछले 4 सालों से लगातार उन्हीं संपत्तियों से आमदनी लेने वालों पर आपत्ति क्यों नहीं की इसी संगठन ने। भाई, आम के पेड़ की लकड़ी अगर कम दाम में बिकने से आपने बचा ली, लेकिन अगर आपकी मंशा ये है कि ताकि वो पेड़ जिसके कब्जे में है वो उस पर उग रहे आम बेखौफ बेचता रहे और हमें ये कहा जाए कि भाई आपकी लकड़ी कम दाम में बिक रही थी इसलिए नहीं कहा गया, भाई थोड़ी महंगी बिकेगी, धरे रहो, तो उस पेड़ पर जो आम लगे हुए हैं वो आम कौन तोड़ के ले जा रहा है, वो आम कौन बेच रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, इस पर आपत्ति क्यों नहीं? क्योंकि आपने ये आपत्तियां, कम दाम में बिकना, प्रपोजल मंगवाओ, ये करो वो करो, इन सब प्रक्रिया में आप लोगों के 4 साल बीत गए, 40 साल और बीत जाएंगे। आज करे सो काल कर, काल करे सो पढ़ो। इतनी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं बरसों। ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आपको समझना चाहिए। और जीरो चैनल यही आवाज उठा रहा है। तो उस समय ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं कर रहे हो, तुमको जो करना हो तुम अपना करो। तो जीरो चैनल को सिर्फ चैनल पर प्रसारित करना है और कुछ नहीं करना है। वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में खड़े हैं, लेकिन कोर्ट में आप काहे के लिए खड़े हो ये आपको समझना है। नुकसान आपका हो रहा है, जीरो चैनल का नहीं हो रहा है नुकसान। आपको न तो संगठन की इस निकम्मी लड़ाई से पैसा मिलेगा और न जीरो चैनल का वीडियो देखने से पैसा मिलेगा। आपको पैसा मिलेगा, आप सोच समझकर स्वयं कदम आगे बढ़ाएं और आप खुद डिसीजन लें कि आपके इस बढ़े हुए कदम से क्या आपको भुगतान मिलेगा। आपको जिस दिन लगने लगेगा कि ऐसे भुगतान मिलेगा तो आपको पक्का भुगतान मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने से भुगतान नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट को बात बतानी पड़ती है। आप आधी बात बताओगे तो आधे पे डिसीजन होगा। जनलोक प्रतिष्ठान ने इस बात की आपत्ति लगाई कि ये 113 संपत्तियां कम दाम में बिक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और उन संपत्तियों को बेचने पर रोक लगा दी, वो रुक गई। लेकिन अगर संगठन ये भी कहता, क्योंकि आपत्ति लगाई, मैं कहता हूं कि मैं अपना मकान 6 करोड़ में बेचने जा रहा हूं, तो आप कैसे कह सकते हो कि इस मकान की कीमत अच्छी मिल रही है या ये कम दाम में बिक रहा है? ये आप तब तक नहीं कह सकते जब तक आप मेरे मकान की वैल्यू भली भांति जानते ना हो। अगर आप जानते होंगे कि मेरे मकान की वैल्यू 10 करोड़ है तो आप कहोगे 6 करोड़ में सस्ता है, हम ही खरीद लें। लेकिन अगर जानते हो आप कि मेरे मकान की वैल्यू 4 करोड़ है तो आप 6 करोड़ में क्यों खरीदोगे? 6 करोड़ की कीमत है, आप दूर सुनकर ही चले जाओगे कि नहीं चाहिए। तो यहां पर 113 संपत्तियां जो 83 करोड़ में लोढ़ा कमेटी बेचने जा रही थी, निश्चित तौर पे वो कम दाम में होगी और वो खरीदार खरीद रहे थे ताकि सस्ती मिल रही है, उसके पीछे की गणित जो भी रही हो। लेकिन संगठन तो ये जानता था कि इसकी वास्तविक कीमत इतनी है, तभी उसने आपत्ति लगाई। और वास्तविक कीमत जानने के लिए सबसे पहले तो उसका लोकेशन और एरिया, यानी प्लाट की साइज कितनी थी और वो जमीन कहाँ पर है, वो संपत्ति कहाँ पर है,
ये सब उन्होंने देख लिया, उसकी लिस्ट तैयार की, तो क्या वो इतना नहीं देख पाए कि ये संपत्तियां अभी किसके कब्जे में हैं? इन संपत्तियों से करोड़ों रुपए की आमदनी कौन ले रहा है? अगर ये 3 साल पहले कोर्ट में इन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाया कि ये कम दाम में बिक रही है, साथ साथ उसमें ये लिख देते कि सर योर ऑनर, इन संपत्तियों पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है जिस पर इतनी आमदनी प्रति माह ली जा रही है, वो आमदनी भी लोढ़ा कमेटी अपने अंडर में ले ले, उसकी आमदनी को लोढ़ा कमेटी अपने खजाने में जमा करे, तो करोड़ों रुपए आपके पास आ जाता। लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जिन लोगों का, जिन बेईमानों का उन 113 संपत्तियों पर कब्जा था, अगर वो प्रॉपर्टी बिक जाती, हाँ कम दाम में बिकती तो आपका नुकसान था निश्चित तौर पर, लेकिन वो संपत्तियां बिक जाती तो इससे उन बेईमानों को इन 113 संपत्तियों से आमदनी मिलना बंद हो जाती। इसलिए उन्होंने जनलोक प्रतिष्ठान को आगे कर दिया कि जाओ जाकर के आपत्ति लगा दो सुनंदा माता, और उन प्रॉपर्टियों पर आपत्ति लग गई। इससे क्या हुआ? आपकी कम दाम में बिकने वाली प्रॉपर्टी बच गई, लेकिन उनकी जो निरंतर आमदनी आ रही थी, आपत्ति लगाने के 1 साल पहले से आमदनी आ रही थी, वो तो उनको मिली और 3 साल और बीत गए, वो भी आमदनी मिलती रही, और 40 साल और बीत जाएंगे, वो आमदनी लेते रहेंगे। साथियों, आप लोगों का आम का बगीचा है, आपने ठान लिया है कब ये प्लाट खाली करना है और आम की लकड़ी बेचनी है, कीमती है बहुत। आपने कहा टिम्बर मशीन वाले को बुलवाओ, टिम्बर मार्ट वाले को बुलाओ, जिनके पास आरा मशीन होती है और वो लकड़ी को काट करके फर्नीचर बनाने योग्य तैयार करते हैं और फर्नीचर वालों को बेचते हैं। तो आपने किसी को ठेका दे दिया कि भैया ये टिम्बर मार्ट को बुला करके और आप ये लकड़ी बेच दो, और वो व्यक्ति लकड़ी वालों को, टिम्बर वालों को बुलाता है और वो कहता है कि भैया आपके जो पेड़ लगे हैं वो 10,000 रुपए में लकड़ी जा रही है, या 1 लाख में लकड़ी जा रही है, या 5 लाख में लकड़ी जा रही है, या 10 लाख में लकड़ी जा रही है। यानी आपके जितने भी आम के पेड़ हैं उनकी लकड़ी ये पूरी खरीदेगा, पूरे पेड़ काट के खाली करेगा और लकड़ी ले जाएगा, आपको 10 लाख रुपए देगा। एक अन्य व्यक्ति आता है, कौन आता है? कौन व्यक्ति आता है? जो उन पेड़ पर उगे आम की चोरी करता है, जो हजारों रुपए के आम हर महीने तोड़ के ले जाता है और बाजार में बेचता है, और वो अपने जेब में पैसा रखता है, आपको बताता ही नहीं और आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपके कब्जे में है नहीं, इतनी दूर जाएगा कौन आम तोड़ने। तो उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को बोल करके आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया कि अरे ये आम की लकड़ी जो आपकी 10 लाख में बिक रही है, एक्चुअल में ये 30 लाख की है, ये कम दाम में बिक रही है, ये मत बेचो। और ऑब्जेक्शन सस्टेन, और आपने उसको रुकवा दिया। अब सवाल ये है कि हकीकत है कि वो लकड़ी 30 लाख की थी, 10 लाख में नहीं बिकनी थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये ऑब्जेक्शन उठाया उसकी मंशा ये नहीं थी कि लकड़ी महंगी बिके, उसकी मंशा ये थी कि उस आम के पेड़ पर जो आम उगे हुए हैं वो निरंतर उसी व्यक्ति तक आम पहुंचते रहे जिनके पास पहले 1 साल से पहुंच रहे थे। 3 साल बीत गए, 3 साल और उस व्यक्ति के पास आम पहुंच रहे थे, यानी 4 साल से उन व्यक्तियों को आम मिलते रहे और अगले 40 साल भी आम मिलते रहेंगे। सवाल यह है कि आपके जो आम की लकड़ी 10 लाख में बिक रही थी, जिसकी कीमत 30 लाख थी, वो 30 लाख में बिकेगी कब लकड़ी? 113 संपत्तियों को इन्होंने कह दिया कम दाम में बिक रही है, लेकिन इसको महंगे दाम में कौन खरीदेगा, कब खरीदेगा, ये नहीं बताया। 3 साल निकल गए, मैनेजमेंट को इससे लाभ मिल गया, जिन हरामखोरों का इन जमीनों पर कब्जा है उनको बहुत फायदा मिल गया। इसीलिए जीरो चैनल कहता है कि आप इनसे एक बार पूछ लो कि इन संपत्तियों पर हर निवेशक के पैसों से जो भी संपत्तियां अर्जित की गई हैं
जो भी संपत्तियां एकत्रित की गई हैं, चल अचल संपत्ति, चल अचल संपत्ति, ध्यान दीजिए, जो ब्रांच में कंप्यूटर थे, लैपटॉप थे, फर्नीचर थे, पंखे थे, कुर्सियां थी, टेबल थी, जो बैंक में बैलेंस था, जो संपत्तियां खरीदी हुई हैं, जो डीडी है, एफडी है, जो भी कुछ है, 22/8/2014 के बाद अगर किसी भी व्यक्ति ने उस पीएससीएल के निवेशकों से एकत्रित संपत्ति से जो भी चल अचल संपत्ति एकत्रित की गई है, उस संपत्ति से अगर किसी भी व्यक्ति ने 1 रुपए का भी लाभ लिया है, तो वो व्यक्ति एक वैश्या की औलाद है, ऐसा अपने मुंह से संतूलाल भारती बोल दे। बस ऐसा मंगेश सरवल बोल दे कि 22/8/2014 के बाद जिस भी व्यक्ति ने अगर गरीबों के पैसों से एकत्रित चल अचल संपत्ति में से 1 रुपए का भी अगर लाभ लिया है, खुद के लिए, स्वयं के लिए अगर लाभ लिया है, तो वो वैश्या की औलाद है, उसकी मैतारी वैश्या है। ये बोल भर दो। संगठनों के जितने भी संगठन पीएससीएल की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने जो भी सदस्यता शुल्क की अनुदान सहायता राशि ली है, अगर वो लड़ाई में खर्च किया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 1 रुपए का भी किसी भी पदाधिकारी ने अपना स्वयं के स्वार्थ के लिए लाभ लिया है, तो वो पदाधिकारी, वो व्यक्ति एक वैश्या की औलाद है, उसकी मां एक वैश्या थी, रंडी थी। ये बोले, अपने मुंह से बोले, नाम न ले कौन, जिसने भी 1 रुपए का लाभ लिया है वो उसकी मां वैश्या थी, वो खुद बोले, सारे पदाधिकारी बोले। हम मान लेंगे कि पदाधिकारी अच्छे हैं भाई, हम कहाँ कहते हैं, हम तो इसलिए कहते हैं कि आपने लाभ नहीं लिया, लेकिन जिन्होंने लाभ लिया वो एक वैश्या की औलाद है, ऐसा बोलो ना भाई, क्यों नहीं बोलो। धन्यवाद आपका कि आप आज भी उन्हीं लोगों के भरोसे बैठे हो। अच्छी बात है, लड़ाई लड़ते रहो, 4 साल बीत गया, 40 साल और बीतेगा। आपके कलेजे को सलाम, आपके धैर्य को सलाम कि जिन्होंने आपको लूटा, उन्हीं के चेले चपाटियों के साथ आप खड़े होकर के और अब खुद को अपना और लुटवा रहे हो। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं भाई, जीरो चैनल को क्या आपत्ति हो सकती है, आपकी मर्जी। लेकिन जो जागना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने कल भी वीडियो में सूची जारी की थी और आज भी मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं साथियों कि अगर आप 21-22 के मैटर पर आगे आना चाहते हैं तो सबूत आपके हाथ में है। जीरो चैनल हर गवाही के लिए तैयार है, कोर्ट में गवाही देगा, और बट प्रमाण आपके पास होने चाहिए। 21-22 की रसीदें वो आपके पास होनी चाहिए और प्रमाणित आप आसानी से कर पाएंगे। कैसे, ये मैंने कल के वीडियो में बताया है। कल का वीडियो जो है वो आप बहुत ही ज़रूरी है और उसको आप अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए। 93 नंबर वीडियो पूरा देखिए, उसके अंदर 3 सूची बताई गई है, जिसमें लास्ट वाली सूची है जिनको डीडी बनवा करके आपने दी थी, जिन कस्टमरों को, उनका डाटा दिया गया है 3रा नंबर सूची में। और ये पहली सूची ये उन लोगों की है जिनके 30 जून के पहले खाते खत्म हो गए थे और आज तक पेमेंट नहीं मिली। और सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग भी ब्रांच में गए थे कि हमको पेमेंट दे दो, और मैनेजर ने कहा था पैसा नहीं है। 21 और 22 अगस्त को आपकी ब्रांच में करोड़ों रुपए आता है और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी ब्रांच में 1 रुपए भी नहीं था, यानी वो सारा पैसा खत्म हो चुका था। उन लोगों का कहना है, संतूलाल भारती, मंगेश सरवल, पृथ्वीराज यादव, जय भगवान सैनी आदि, इन सभी लोगों का कहना है कि जो भी 21 और 22 अगस्त को पैसा आया वो आतंकवादियों को गया। कैसे गया? ब्रांच से एक बस में बैठ करके रीजनल ऑफिस पहुंचाया गया और रीजनल ऑफिस से वो पैसा हेड ऑफिस गया और हेड ऑफिस से वो पैसा आतंकवादियों को गया। जीरो चैनल ने इसकी आपको जानकारी दे दी। ठीक, ये झूठ भी हो सकता है संतूलाल भारती ने वो पैसा अपने घर में रखा हो सकता है मंगेश सरवल ने वो पैसा अपने घर में रखा हो। तो वो तो जब हिसाब किताब बताएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, भाई बता दो वो पैसा कहाँ गया। तो जो लोग काउंटर पर बैठे थे ये तो हिसाब वही बता सकते हैं।
और वो बोल रहे तुम लोग होते कौन हो पूछने वाले, और आप चुप बैठ जाते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप और सभी लोगों से पूछो, बिल्कुल नहीं, आप अपने सीनियर से पूछो। वो कहे मुझे क्या मालूम, तो बोलो भैया ये पता करना आपका काम है, आपको मालूम नहीं है लेकिन मालूम होना चाहिए। चलो अब तक मालूम नहीं था, अब पता करो। हम नहीं जानते, चाहे आप मैनेजर के पास जाओ, चाहे आप दिल्ली जाओ, आपको जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। आप अपने सीनियर को बुलाओ, उसको पकड़ के ले जाओ दिल्ली, और हम लोगों को भी ले चलो, भाड़ा तुम्ही को निकालना पड़ेगा। हमको पता चल गया तो हम भाड़ा दे देंगे, लेकिन हमको पता नहीं चला तो हम भाड़ा नहीं देंगे, भाड़ा तुमको खर्च करना पड़ेगा। हमको तो ये पता करके बता दो, हम नहीं जानते, हमको लिखित में दो। ये आप अपने सीनियर से बोल सकते हो। सीनियर को पता नहीं है लेकिन सीनियर को पता करना है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब अगर इस प्रकार की लड़ाई लड़ते हैं और 21-22 के मैटर को उठाते हैं तो संतू लाल भारती बोलता है कि क्या गारंटी है और बता दो किसको पैसा मिलता है आज तक। क्योंकि जीरो चैनल ने आपको बताया था कि 600 एजेंटों के लगभग 1 लाख कस्टमरों को इन बेईमानों ने, जब इन बेईमानों के खिलाफ 21-22 के मैटर को लेकर के एक्शन लिया गया तो इन्होंने पैसा दे दिया था। और संतू लाल भारती बार 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 ये बोल रहा था कि एक बाप की औलादों को बता दो नाम। आज मैं एक नाम उजागर करने वाला हूं, एक नाम उजागर करने वाला हूं कि किस व्यक्ति ने अपने कितने जूनियरों को कितने की पेमेंट करी। अच्छे से सुन लो, और संतू लाल भारती तक भी ये वीडियो भेज दीजिएगा ताकि वो भी सुन ले। ये इसकी जानकारी किसने दी? संजय वाल्दे, आपको नाम मालूम होगा, संजय वाल्दे ने ये जानकारी दी। और ये पेमेंट कब बटी थी? जीरो चैनल के बनने के पहले ही बटी थी। एक सीनियर का नाम है संतू लाल भारती, उसके 8 जूनियर थे। 21 और 22 अगस्त को जो नागपुर ब्रांच में 90 करोड़ लगभग कलेक्शन आया था, वो बस में बैठ करके रीजनल ऑफिस संतू लाल भारती और अन्य कई सीनियर और मैनेजर और कर्मचारी रीजनल ऑफिस में पैसा दे करके आए थे। ये संतू लाल भारती ने खुद बताया जीरो चैनल को, और जीरो चैनल ने कई बार वीडियो में दिखाया है। संतू लाल भारती ने कभी भी मेल भेजकर आपत्ति नहीं की कि भाई हमने नहीं बताया, क्योंकि उसने बताया। हाँ, लोगों को उसने पहले ये बोला था कि हम ही ने उसको जानकारी दी, लेकिन बाद में बोला कि गलती से दे दी। लेकिन मेल करके भी उसने ऐसा हमको, जीरो चैनल को उसने ये ऐसा नहीं बताया कि गलती से दे दी, ठीक है। लेकिन संजय वाल्दे ने एक जानकारी और दे दी है। संजय वाल्दे ने जानकारी ये दी कि जीरो चैनल को तो ये 2018 में पता चला, 19 में पता चला कि ये पैसा आतंकवादियों को गया। संजय वाल्दे ने बताया कि संतू लाल भारती के 8 जूनियरों को 2015 में ये पता चला कि संतू लाल भारती और अन्य कई सीनियर मैनेजर एम्प्लॉई रीजनल ऑफिस में 21-22 का पैसा दे करके आए हैं। और शायद वो झूठ बोल रहे हैं, ये पैसा संतू लाल भारती के घर में रखा है, ऐसा उनको डाउट हो रहा था। अब रखा है नहीं रखा है नहीं मालूम, ये संजय वाल्दे ने कहा। तो 8 लोग वो संतू लाल भारती के घर पहुंचे 2015 में। संतू लाल भारती से कहा कि भाई 21-22 का पैसा कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि वो पैसा रीजनल ऑफिस गया। बोला नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, पैसा तुम्हारे घर में रखा है। संतू लाल भारती ने कहा नहीं रखा है। 8 जूनियर मिलकर संतू लाल भारती की सुताई की और संतू लाल भारती की बीवी को उठा के ले गए। 3 रात संतू लाल भारती की बीवी उन 8 जूनियरों के घर में थी। 8 जूनियरों ने अपने पास रखा हुआ था कि अब छोड़ेंगे नहीं इसकी बीवी को जब तक पैसा चुकती नहीं करेगी। 3 दिन के बाद संतू लाल भारती संजय वाल्दे के पास पहुंचता है कि मेरी बीवी को उठा के ले गए हैं, अब हम क्या करें? तो इन लोगों ने 2-4 और लोगों को बुलाया, फिर समझौता करवाया और उन 8 जूनियरों के हर कस्टमर को ब्याज से पैसा दे दिया। और एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बताया जा रहा है कि लिखवा के ले लिया कि ये बात किसी को बताना नहीं, मेरी बीवी को छोड़ दो और अपने सारे कस्टमरों की पेमेंट ले लो। उन 8 जूनियरों के सारे कस्टमरों को ब्याज से संतू लाल भारती ने पैसा दे दिया और अपनी बीवी को छुड़ा के ले आया है। आज सच्चाई जीरो चैनल ने बता दी, ये संजय वाल्दे ने बताया। हमने संतू लाल भारती से पूछा कि ऐसा था, तो उसका मुंह बंद हो गया, उसने हाँ ना में जवाब नहीं दिया। संतू लाल भारती जो बार बार पूछता था कि नाम बताओ कि किस सीनियर ने किस जूनियर को पैसा दिया। अरे भाई, जिस सीनियर ने अपने जूनियर को दिया वो सबको थोड़ी देगा। अब सारे लोग संतू लाल भारती को की बीवी को थोड़ी उठा के ले जाएंगे।
संतूलाल भारती की बीवी को तो वही उठा के जाएंगे जो उनके जूनियर होंगे। ये संजय वाल्दे ने कहा, बोला भाई बता दो नाम, संतूलाल भारती के और जूनियर हो। संतूलाल भारती को शौक है अपनी बीवी उठवाने का, तो उसके और जूनियर समझ जाएंगे, फिर उसकी बीवी को उठा के ले जाएंगे। और संतूलाल भारती बार बार ये पूछ रहा था, क्योंकि वो दरअसल में क्या है कि खुद की बीवी उठ गई थी। 3 दिन तक वो 8 जूनियरों के पास थी। 3 दिन के बाद ये उन 8 जूनियरों के सारे कस्टमरों को ब्याज सहित भुगतान देने के बाद अपनी बीवी को छुड़वा के आया। उसको ये लग रहा था कि ये किस किस को पैसा दिलवाया है, थोड़े उनके नाम बताए तो उनमें से संपर्क करें भाई उनके साथ क्या घटा था। क्योंकि संतूलाल भारती के साथ जो घटना घटी वो अनहोनी घटना घटी 21-22 के मैटर पे। क्यों? क्योंकि 21-22 का जो पैसा आया था वो संतूलाल भारती खुद बस में बैठ करके दे करके आया। नहीं दे करके आया तो बता 21-22 का पैसा कहां गया? आज भी जीरो चैनल पूछ रहा है, क्योंकि संतूलाल भारती खुद बोला था। और इसी से उसके 8 जूनियर भड़क गए कि तुम वो नगद पैसा दे करके क्यों आए भाई रीजनल ऑफिस, हम नहीं जानते, अब हमको दो। अब ये नहीं मालूम कि संतूलाल भारती ने वो पैसा अपने घर में रखा था और उसके बाद 3 दिन जब उसकी बीवी उनके जूनियरों के कब्जे में थी तो उसके बाद वो चौथे दिन जाकर के छुड़ा के ले आया, तो वो अपने घर से पैसा उठा के दे दिया कि उसने पैसा रीजनल ऑफिस वास्तव में पहुंचाया था और पैसा हेड ऑफिस पहुंच गया। और इसके बाद संतूलाल भारती की जब बीवी उठ गई तो 2015 में ये हेड ऑफिस पहुंचा और जाकर के मैनेजमेंट से पैसा ले आया और जाकर के उन 8 जूनियरों को पेमेंट किया। ये नहीं मालूम, ये जीरो चैनल को नहीं मालूम। लेकिन यह सच्चाई है कि संतूलाल भारती की बीवी को संतूलाल भारती के 8 जूनियर उठा के ले गए थे 2015 में, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था, लोढ़ा कमेटी नहीं बनी थी। वो ब्रांच में रोज आके थक गए थे, पेमेंट नहीं मिल रही थी क्योंकि पैसा जमा नहीं हो रहा था। तो भड़क गए इसके 8 जूनियर और कहा कि 21-22 का पैसा जो 21 तारीख को भयंकर भीड़ थी, भयंकर पैसा जमा हुआ है, 3 लाख से ज्यादा लोगों ने पैसा जमा किया उस दिन, हर काउंटर पे पैसा जमा हो रहा था, वो पैसा कहाँ गया? तो उनको संतूलाल भारती ने कहा कि वो तो रीजनल ऑफिस पे दिया है। तो इससे उनको गुस्सा आ गया, ये गलत काम किया, संतूलाल भारती के इन जूनियरों ने गलत काम किया। हमारी सहानुभूति है संतूलाल भारती के साथ और उसकी धर्मपत्नी के साथ, लेकिन साथियों हम क्या करें? सिर्फ सहानुभूति ही जता सकते, इससे ज्यादा कर क्या सकते? क्योंकि संतूलाल भारती खुद ऐसा चाहता था शायद, क्योंकि उसके बाद भी उसको अकल नहीं आई, उसके बाद भी वो गलत काम करने पे तुला हुआ है। आज भी वो नहीं कह रहा है, लोगों को बता नहीं रहा है, न ही प्रशासन को बता रहा है, न कोर्ट को बता रहा है कि 21-22 का पैसा साहब कहां गया। रीजनल ऑफिस तो दे आया संतूलाल भारती, लेकिन रीजनल ऑफिस से कहां गया ये संतूलाल भारती आज भी नहीं पूछ रहा है। तो समझ में नहीं आता है जीरो चैनल कैसी सहानुभूति ऐसे व्यक्ति के साथ भाई कर। ताज्जुब होता है, संतूलाल भारती की पत्नी, अरे धर्म पत्नी जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, 3 रात के लिए आपके 8 जूनियर उसको उठा के ले गए, तब जाकर के आपने उनके सारे कस्टमरों को ब्याज सहित भुगतान दिया, पूरा चक्रवर्ती ब्याज, पूरा ब्याज जोड़ करके दिया। अब ये पैसा संतूलाल भारती ने अपने घर में रखा था, 21-22 का वहां से दिया या हेड ऑफिस से लेकर के आया, ये नहीं मालूम, क्योंकि उस समय तक लोढ़ा कमेटी तो बनी नहीं थी। तो उनको संतूलाल भारती के 8 जूनियरों को संतूलाल भारती ने पेमेंट कैसे कर दी, ये जीरो चैनल आपको बताना चाहता है और आपसे रिक्वेस्ट करता है कि ये वीडियो आप संतूलाल भारती को जरूर भेजें। और उसको कोई आपत्ति हो तो बिल्कुल जीरो चैनल को मेल भेज सकता है। ये मेल आईडी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, thezeronewschannel@gmail.com, thezeroparivar@gmail.com। ये मेल संतूलाल भारती भेज सकता है, संजय वाल्दे भी भेज सकता है। संजय वाल्दे ने जानकारी दी, संतूलाल भारती से भी हमने पूछा, वो मौन था, उसने हाँ या ना दोनों में जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो मायूस है, वो कह नहीं कुछ पा रहा है। हमारी सहानुभूति भी संतूलाल भारती के साथ थी, लेकिन संतूलाल भारती से जीरो चैनल के खुफिया रिपोर्टर ने कहा कि भाई आज भी आप मैदान पे कूद पड़ो ना, बताओ ना रीजनल ऑफिस से पैसा कहाँ गया, क्यों नहीं पूछ रहे हो? तो बोला क्या करें, मेरे और जूनियर मेरी बीवी को उठा के ले जाएंगे, मैं क्या करूं? आपको भी सुन के हैरानी होगी। अब संतूलाल भारती बोल रहा था कि आप लोगों को नाम बताओ, अरे बता दिया लोगों को। अब मुझे बताओ, क्या देश के सारे जूनियर जितने भी एजेंट हैं क्या आपकी बीवी को उठा के ले जाएंगे? क्यों ले जाएंगे भाई? उनका अधिकार बनता है कि आपकी बीवी पर।
क्यों उठा के ले जाएंगे भाई? आपकी बीवी क्या कोई सड़क पड़ी कोई वस्तु है क्या कि जो चाहे उठा के ले जाएगा? ऐसे कैसे उठा के ले जाएगा भाई? हम कहते हैं यूपी बिहार के जो एजेंट हैं वो आपकी बीवी को क्यों उठा के ले जाएंगे भाई? बस जीरो चैनल संतूलाल भारती से पूछना चाहता है कि संतूलाल भारती की पत्नी को वो क्यों उठा के ले जाएंगे? उन्होंने पीएसएल में पैसा जमा किया है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। संतूलाल भारती नागपुर में एकत्रित पैसा रीजनल ऑफिस में जाकर के दे आया, तो यूपी बिहार के लोग थोड़ी ना संतूलाल भारती की बीवी को उठा के ले जाएंगे। संतूलाल भारती के 8 जूनियर ले गए, गलती की उन्होंने, अपराध किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संतूलाल भारती को रिपोर्ट लिखानी चाहिए बाकायदे कि मेरी बीवी को भाई क्यों उठा के ले गए ये लोग। 3 रात तक वो उनके कब्जे में थी। उसके बाद संतूलाल भारती ने 2015 में डीडी बनवा के दिया है उन जूनियरों को। कुछ कईयों को डीडी बनवा के दिया, कईयों को नगद दिया। और संतूलाल भारती बोलेगा कि वो 21-22 में जो पैसा जमा हुआ था ना उसी से डीडी बनी, तो जीरो चैनल भी तो यही कह रहा है। इसका मतलब वही पैसे से डीडी ऐसे बनी। और ये मेरे को लग रहा है संतूलाल भारती को पता है कि कईयों की बीवियां उठी हैं, कई मैनेजरों की बीवियां उठी हैं, तो सालों मैनेजरों ने उस पैसे से हो सकता है डीडी बनवा के दी हो। बाकी 21-22 के पैसे से ऐसे कैसे डीडी बन जाएगी? जो जीरो चैनल बोल रहा है कि एजेंटों ने अपने जेब से अपने कस्टमरों को डीडी बनवा के दी, वो काफ़ी जगह से पता चला। लेकिन जो संतूलाल भारती का कहना है कि नहीं 21-22 के पैसे से भी डीडी बनी, तो हो सकता है संतूलाल भारती की तरह ही कई लोगों ने बनाई हो। 21-22 का पैसा जो जमा हुआ वो उन्होंने अपने जेब में रख लिया, और इसके बाद जब उसकी बीवी उठ गई तो उनके जूनियरों को उसने बनवा के दे दी। ये हुआ हो, संतूलाल भारती के साथ हुआ हो जैसा संजय वाल्दे ने बताया, या अन्य कई लोगों के साथ भी हुआ हो, तो इसकी जानकारी नहीं है। जीरो चैनल अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन संजय वाल्दे ने बताया, ताज्जुब हुआ। जीरो चैनल पूछना चाहता है संतूलाल भारती से कि क्लियर बताइए, क्या आपके 8 जूनियर आपकी पत्नी को उठा के ले गए थे? आपने इसीलिए पेमेंट उनको कर दी? अब क्या चाहते हो आप कि देश के सारे एजेंट आपकी बीवी को उठा के ले जाएं तब आप पैसा दोगे? उनको हक ही नहीं है आपसे पैसा मांगने का। क्यों मांगेंगे भाई? उनको मांगना होगा अपने सीनियर से मांगेंगे। जीरो चैनल तो यही कह रहा है कि अपने अपने इंट्रोड्यूसर से आप पैसा मांगिए, उनसे कहिए कि ये पैसा 21-22 का कहां गया, अगर आपके पास है तो हमको दो, क्योंकि पैसा तो गायब है। और जिन लोगों ने बताया कि वो बस में बैठ करके पैसा रीजनल ऑफिस में दे आए थे, तो भैया आप एफिडेविट दे दो, तो हम लोग रीजनल ऑफिस से पूछे कि पैसा कहां गया। नहीं तो पैसा ये इन्होंने अपने पास रखा है, क्योंकि जीरो चैनल को तो ये आप लोगों ने बताया कि भैया पैसा रीजनल ऑफिस दिया, फिर रीजनल ऑफिस से हेड ऑफिस गया, और हेड ऑफिस से पैसा आतंकियों को गया। हो सकता है ये आपने झूठ बोला हो। तो ये सब जग जाए रो जाएगा साथियों। आप 21-22 के मैटर पर आप ध्यान दीजिए, और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये देख सकते हैं कि 23 अगस्त 2014 की तारीख से आज तक जिन निवेशकों को भुगतान प्राप्त हुआ है उनकी सूची तैयार करिए। क्यों? क्योंकि उनको भुगतान अगर 2015 में मिला, 16 में मिला, तो उनको पैसा 23 अगस्त 2014 को क्यों नहीं मिला? 25 अगस्त 2014 को क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि पैसा चला गया रीजनल ऑफिस, तो मिलेगा कहां से? ये हम लोग आसानी से अदालत में साबित कर सकते हैं। पैसा 21-22 में आया है, ये आप लोगों ने खुद देखा है। ब्रांच में भयंकर भीड़ थी, और हमें अब इसी राह पे चलनी है। क्योंकि साथियों, बाकी जो आप ये देख रहे हैं कि ये 3 साल हो गए, तो 113 प्रॉपर्टियों पर जो ऑब्जेक्शन लगाया गया कि कम दाम में बिक रही है, ये चलता रहेगा। इससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। उन्होंने किया अच्छा, कम दाम में नहीं बिकने दी, लेकिन इससे कोई आप लोगों को लाभ मिलने वाला नहीं है। इससे लाभ उन लोगों को मिल रहा है जिनके कब्जे में वो 113 संपत्तियां हैं, जिनके कब्जे में वो 29,088 संपत्तियां हैं, जिनके कब्जे में वो 3,20,000 संपत्तियां हैं। लाभ उनको मिल रहा है, उनको निरंतर हर महीने आमदनी हो रही है, वो रोजाना करोड़ों रुपए की आमदनी ले रहे हैं, लाभ उनको मिल रहा है।
आपको तब लाभ मिलेगा जब वो संपत्तियां बिकेंगी। अभी कम दाम में नहीं बिकी, एक अच्छी बात है, लेकिन आपको फायदा तब होगा जब वो बिकेंगी, यानी 40 साल के बाद। लेकिन आज उनको लाभ मिल रहा है जिनके कब्जे में वो 113 संपत्तियां हैं, जिनके कब्जे में वो 29,088 संपत्तियां हैं, जिनके कब्जे में वो 3,20,000 संपत्तियां हैं। उन 3,20,000 संपत्तियों से जो आमदनी ले रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, जो किराए पे दे रखे हैं, जो उन संपत्तियों से किराया वसूल रहे हैं, आज लाभ उनको हो रहा है। और वही लोग कोर्ट में दिलेरी से वकीलों को पैसा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कोर्ट पर भरोसा नहीं है। करो भरोसा, करो भरोसा। लेकिन एक बार आप लोग थोड़ा उनसे ये भी तो कह दो कि भाई कोर्ट को 21-22 की पूरी जानकारी दे दो। आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, कोर्ट सही फैसला देगी। बता दो कि साहब 21-22 को इतना पैसा आया, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पैसा आतंकियों को गया, थोड़ी इसकी जांच की जाए, बुलाया जाए, यहां पर बयान लिए जाए, प्रत्येक मैनेजर से बयान लिया जाए, हेड ऑफिस को बुलाया जाए, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग खुली हुई है, बुलाया जाए, पूछा जाए कि 21 तारीख को देश भर की कुल कितनी ब्रांचों में कितनी रसीदें जारी हुई, उन रसीदों के माध्यम से कुल कितना पैसा एकत्रित किया गया। 21 तारीख को ही वो पैसा किसी बैंक में जमा हुआ, कोई डीडी बनी, कोई कमीशन बांटी गई, कोई सैलरी दी गई। 21 अगस्त 2014 को रात्रि वो पैसा कहां था? 22 अगस्त को आपके पास जो भी पैसा आया, जब जिस समय बैन लगा, प्रतिबंध लगा दोपहर 1 बजे, आप दोपहर 1 बजे तक का डे बुक शीट बना करके दे दीजिए। तो भैया उस समय तक आपके पास कितना पैसा था, वो कहां पर रखा था। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस बात से वो आपको ये कहेंगे अरे उसको तुमको मालूम नहीं है। अरे हमको मालूम है, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम होने दो भाई। हमको मालूम है, चलो आप बोल रहे हो, अव्वल तो हमको मालूम नहीं, लेकिन अगर आप बोल रहे हो मालूम है, तो हमको तो यही मालूम है कि पैसे आतंकियों को गए। थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत कराओ, सुप्रीम कोर्ट को बता दो कि डीडी बनी। सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बता रहे हो? सुप्रीम कोर्ट से क्यों छिपा रहे हो? जागो साथियों, जागो। बाकी जीरो चैनल तो इनको छोड़ेगा नहीं। आप भले बैठे रहो, बाकी जीरो चैनल कह रहा है क्लियर कि हम पैसे के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे साथियों। जीरो चैनल लड़ाई इस बात के लिए लड़ रहा है कि इन लोगों ने जो पैसे आतंकियों तक पहुंचाए हैं, या इन्होंने पैसे अपने घरों में रखे हैं, बदले में इन्होंने अपनी बीवी और बेटियों और बहनों को भंगू और अन्य मैनेजमेंट और आतंकियों के हवाले किया था, चाहे 4 रातों के लिए, चाहे 10 रातों के लिए। उनको नंगा करेगा, अपने चैनल पे दिखाएगा, अच्छे से नंगा करेगा, क्योंकि भंगू हरामखोर इतनी आसानी से तो ऐसा पैसा देने वाला नहीं कि 21-22 का पैसा आया, संतूलाल भारती अपने घर में रख देगा, मंगेश थरवल घर में रख लेगा, भंगू चुप रहेगा। सवाल ही नहीं है। भंगू मंगेश थरवल की बहन को, बीवी को, बेटी को ले जाएगा 10-10 रात, 20-20 रात के लिए अपने पास, फिर छोड़ देगा, चलो रख लो अब पैसा भाई, गिफ्ट आ गया तुमको, क्योंकि ये तो उसका काम था। ये तो जय भगवान सैनी ने बताया है खुद कि भंगू और सुब्रत भट्टाचार्य पीएससीएल में जो पैसे जमा होते थे, उसमें 80-85% पैसों से संपत्तियां उन लोगों के नाम पे खरीदते थे जिनकी बहनों, बीवियों, बेटियों को वो रंडी बना के अपने घर में रखते थे। एक कोठा बनाया था इन्होंने, कई सारे शहरों में कोठे बना के रखे थे, वहां इनकी बीवी, बहनों, बेटियों को ले जाते थे, उनके नाम पर संपत्तियां खरीदी हैं। जय भगवान सैनी और पृथ्वीराज यादव ने बताया कि तेजेंद्र पाल चन्नी की बीवी को भी कई बार ठोका है भंगू ने, उसी के बदले में उसने संपत्ति लेके दी, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम पर वो संपत्ति खरीदता। शंभूचंद जैना की बीवी को ठोका है सुब्रत भट्टाचार्य ने कई बार, उसके बदले में संपत्ति लेके दी। ये बताया जय भगवान सैनी ने, ये बताया पृथ्वीराज यादव ने। एक दूसरे की बुराई करते हैं। जय भगवान सैनी और पृथ्वीराज यादव बोलने लगा 1 नंबर का नीच है तेजेंद्र पाल चन्नी, शंभूचंद जैना, इनकी बीवियों को ठोका है, बहनों को ठोका है, बदले में संपत्ति दे दी, और ये खुश हो गए। साले हरामखोर अपनी बीवी और बहनों के दलाल, ये आपको भुगतान कराएंगे। ये जय भगवान सैनी बोल रहा था, और ये लोग जय भगवान सैनी की बुराई करते हैं, और पृथ्वीराज यादव की तेजेंद्र पाल चन्नी कह रहा है कि
पृथ्वीराज यादव की बीवी और बेटी को भंगू ने ठोका, उसके बदले में उसको आधा किलो सोना दे दिया। अब भगवान जाने दिया कि नहीं दिया, हमें नहीं मालूम, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन तेजेंद्र पाल चन्नी को राम प्रॉपर्टी खरीदी, इसकी जीरो चैनल पुष्टि करता है। तेजेंद्र पाल चन्नी की बहन को सुब्रत भट्टाचार्य ने ठोका, इसकी जीरो चैनल पुष्टि करता है। प्रमाण है कि उसकी बहन को कई बार ठोकता था ये सुब्रत भट्टाचार्य, इसके प्रमाण है। तेजेंद्र पाल चन्नी, आप बिल्कुल भेज सकते हो कि तेजेंद्र पाल चन्नी को आपत्ति हो तो मेल भेजे, मैं प्रमाण दे दूं, फोटो दिखा दूं उसकी बहन को ठोकते हुए। सुब्रत भट्टाचार्य के पास खुद अपनी बहन को ये लेके जाता था तेजेंद्र पाल चन्नी, सब पता है, पूरे प्रमाण है इन हरामखोरों के। आप लोग सिर्फ 21-22 का मैटर पे जाग जाओ साथियों। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब जगह लड़ेंगे हम लोग और जीत के बाहर निकलेंगे, इनको फांसी के तख्ते तक ले जाएंगे। इसी के साथ हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं साथियों। शिवरात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।